नमस्ते साथियों, आपके अपने चैनल आईएएस फिजिक्स वारियर्स में स्वागत करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का आपको क्रम चल रहा था जिसमें 17 बीपीएससी प्रीलिम्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हमने कई सारे चैप्टर्स को कर लिया है। जैसे 1857 की क्रांति हो गई, उसके बाद से जनजातीय आंदोलन हो गया, या फिर आपके किसान आंदोलन भारत और बिहार में, या फिर आपके शिक्षा का विकास, पत्रकारिता का विकास आधुनिक भारत में, सबको हमने डिटेल में कर लिया है। 5 चैप्टर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्रम में गवर्नर जनरल वाइस राय ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस वीडियो का थोड़ा सा मुझे 2 पार्ट बनाना पड़ गया। एक पार्ट में पूरा थ्योरीज रहेगा और सेकंड पार्ट में आपका कल वाले एमसीक्यूज रहेगा। और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि यकीन मानिए कि 5 से 7 क्वेश्चन कम से कम हर साल बीपीएससी प्रीलिम्स में या फिर कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो 5 से 7 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा वेटेज हो गया ही। 5 से 7 क्वेश्चन एक मायने रखता है। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि गवर्नर जनरल ऐसा चैप्टर है ना कि इसको पढ़ने के बाद से पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन हो जाता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखिए इस तरह से, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, या फिर तो आपको याद करना पड़ेगा कि कर्जन का कार्यकाल क्या था। और कर्जन का कार्यकाल नहीं, बंगाल विभाजन याद करना पड़ेगा कब हुआ था, तब पता चल जाए, टर्म पीरियड पता चलेगा कि कर्जन का टाइम पीरियड जो था इसी बीच में लाइज करता था 99 से 5 तक। तो तब आपको समझ पे आएगा कि ये चीज़ें कैसी है। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, या फिर वाइसराय कौन था, चैम्सफोर्ड था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 याद करना पड़ेगा, तब जाके आपको उस गवर्नर जनरल का जो टर्म पीरियड देखिएगा तो 1916 से 21 तक, तब याद आएगा कि हाँ इसी बीच में ये डेट आता है। तो कहीं ना कहीं सारी घटनाएं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, कर्नाटक युद्ध, अफगान युद्ध हो गया, या फिर बर्मा युद्ध हो गया, नेपाल युद्ध हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी सिख युद्ध हो गया। सारी चीज़ें आपको जब तक पूरा ओवरऑल सती प्रथा का जो अंत था किस गवर्नर के समय हुआ, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1829 में ख़त्म हुआ था। तो इसको रिवीजन करिएगा, तब उसके बाद से टर्म पीरियड देखिएगा वेंटिक का कब से कब तक है, तब आपको पता चलेगा इसी बीच में आ रहा है। तो इससे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन हो जाता है। इसीलिए इस चैप्टर को आप अच्छा से करिएगा, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री वाइज हो जाएगा। 2 वीडियोज़ को लेकर आऊँगा, पहला आपका थ्योरीज होगा इसका और कल इसका एमसीक्यू आएगा। यकीन मानिए कि केवल पॉइंट वाइज लिखा है, लेकिन किसी गवर्नर जनरल के बारे में शायद ही कुछ चीज़ छूटा होगा जो आपके एग्जाम में आएगा। तो थोड़ा सा भले आपको लगेगा कि बड़ा है कंटेंट, लेकिन आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार जितना देखना है वीडियोज़ को देखिएगा, 1-2 बार इसको रिवीजन करिएगा, आपको निश्चित रूप से आपके इन हैंड ये चीज़ हो जाएगी। और कल एमसीक्यूज करिएगा तो सारी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गवर्नर जनरल से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। कि कुछ युद्ध हुए थे, जैसे यहाँ पे डायग्राम भी देखिए, कितना सुंदर सा डायग्राम लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है, कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं। जैसे कि आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी अंग्रेजों, आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर मतलब मैसूर। तो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 से 69 के बीच में हुआ था। तो पूछ देगा इस समय गवर्नर कौन था, ऐसे सवाल आते हैं। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1780 से 84। इस समय कौन गवर्नर जनरल हो सकता है आपको वारेन हेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि 73 से 74 से उसका कार्यकाल है। तीसरा क्या हो जाएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92। और चौथा क्या हो जाएगा 1799, जिसमें मर जाता है कौन आपको। तो कितना हो जाएगा, पहला 67-69, दूसरा 80-84, इसी समय मैंगलोर की संधि हुई थी, तीसरा 90-92, और चौथा क्या हो जाएगा 1799। इसको अलग से भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बस ये गवर्नर के लिए मैं किया हूँ। आंग्ल मराठा युद्ध, पहला 1775 से 82, दूसरा 1803 से 5, और तीसरा 1817 से 19। पहला 75 से 82, दूसरा 1803 से 5, और तीसरा 17 से 19। इसको इतनी बार पूछा है ना कि जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, पता नहीं इसमें क्या खास बात है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो इसके बारे में इतना बार पूछा है। वारेन हेस्टिंग नहीं, इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स था उसके समय। ठीक है, तो आएगा तो आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। कुछ सिख युद्ध हुए थे, जैसे कि आपको पहला सिख युद्ध हुआ था आपको 1845 से 46, दूसरा हुआ था 48 से 49। तो पहला सिख युद्ध याद रखिएगा 1845 से 46, दूसरा 48 से 49। और अफगानिस्तानों से अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, पहला कब हुआ था, आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42, दूसरा 1870 से 80, और तीसरा 1919। तो याद रखिएगा, पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1839 में 42 तक, दूसरा 70 से 80 तक, और तीसरा 1919।
आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था पहला 1824 से 26, और 1826 में यांगडू की संधि हुई थी। आपको पता होगा ये सब चीज़ें। देखिए कितना सुंदर सुंदर यहाँ पे तस्वीर आपको दिख रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा देखने में। चलिए, और एक लास्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में। इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा एक और फैक्ट पे कि आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 के बीच में, और इसी समय 1816 में, मार्च 1816 में एक संधि हुआ था जिसको सुगौली की संधि कहते हैं। तो पूछेगा सुगौली की संधि कब हुई थी भाई? 1816 में, मार्च याद रखिएगा। और राजा कौन था नेपाल का उस समय? राजा हरि सिंह था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आप लोग का गवर्नर के समय। तो पहले जरूरी है आपको जानना कि गवर्नर क्या होता है, बंगाल का गवर्नर क्या होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल क्या होता है, और भारत का गवर्नर जनरल क्या होता है, वाइसराय कौन होता है। अंतर समझिए। स्टार्टिंग में बंगाल का केवल गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर। लेकिन वारेन हेस्टिंग में जब 1773 का एक्ट आया, चार्टर्ड एक्ट, तो गवर्नर को क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो पूछेगा बंगाल का गवर्नर जनरल कब से कहलाने लगा? तो 1773 चार्टर्ड एक्ट के तहत, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद से आपको कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। उससे पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर। उसके बाद से जब 1833 का चार्टर्ड एक्ट आता है, तो जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था, वो बंगाल का नहीं, भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन होता है? आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक। वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होता है? 1774 में वारेन हेस्टिंग होता है। और जब 1857 की क्रांति होती है और 1858 में अधिनियम आता है, तो उसके बाद जो आते हैं उनको वाइसराय कहा जाता है। समझ में मेरी बातें आपको आ गई? मैंने क्या कहा कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के पहले जो भी हुए बंगाल के गवर्नर कहलाए। जब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया तो पहला वारेन हेस्टिंग क्या बना? बंगाल का गवर्नर जनरल। 1833 का एक्ट आया, तब क्या बना? बंगाल का नहीं, भारत का गवर्नर जनरल, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आता है। वहीं 1858 अधिनियम के तहत भारत का वायसराय बन के आते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग होता है। अंतर स्पष्ट हो गया? तो चलिए अब फैक्ट पे थोड़ा सा नज़र रखते हैं, ठीक है। पहला सवाल पूछेगा कि लॉर्ड क्लाइव, पहला गवर्नर कौन बन के आया बंगाल का? लॉर्ड क्लाइव। इसका कार्यकाल 2 बार रहा, एक 1757 से लेके 60 तक, और दूसरी बार 65 से 67 तक आया था। याद रखिएगा कि जो आपको प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उस समय भी यही था, लेकिन पदनाम उनको गवर्नर जनरल उस समय नहीं दिया था। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि 1757 के समय जब प्लासी का युद्ध था तो यही था। लेकिन बक्सर के युद्ध के समय याद रखिए, कन्फ्यूज़ मत होगा, वायरलिस्ट था, वायरलिस्ट, जिसको मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा अलग है, वो हट के है, वायरलिस्ट, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में क्या फैक्ट है? इसको बंगाल का गवर्नर पहला था। पहला पॉइंट क्या है? बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का गवर्नर। इसने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की। तो पूछेगा कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने की। कब की? 1765 में की, जिसको वारेन हेस्टिंग 1772 में ख़त्म कर देता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, ये बीपीएससी में पीसीएस में पूछा गया है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किस गवर्नर को कहा जाता है? आंसर क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। कितने पॉइंट देखा? इसको बंगाल का गवर्नर कहते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत इसने किया था। कब किया था? 1765 में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक ये माना जाता है। चलिए अब अगले पर चलते हैं। अगला क्या है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के बारे में कुछ बिंदुओं को देखते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से था? 1774 से 85 गवर्नर जनरल का कार्यकाल था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग बना, ठीक है। इसने रिंग फेस की नीति लाया, यानी कि पूछेगा रिंग फेस की नीति किसने लाया? तो आपको वारेन हेस्टिंग लाया। 1772 में जो 1765 में लाया था लॉर्ड क्लाइव द्वैध शासन, उसको समाप्त कौन करता है? वारेन हेस्टिंग। ये भी बीसीएस में पूछा है, बीपीएससी में, कि द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? 1772 में वारेन हेस्टिंग ने किया। इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर लीजिए। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जब हुआ था, तब गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। पूछा भी है कि जब 1780 में पहला बंगाल गजट भारत का समाचार प्रकाशित होता है, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होता है? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग। तो जब कार्यकाल याद रहेगा 1774 से लेकर 85, तो ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा कि ये कब प्रकाशित हुआ था? 1780 में। तो इसके बीच में ही आता है, तो यही होगा।
इसके बाद हमने पढ़ा था कि लॉर्ड हेस्टिंग की ही सहायता से, वारेन हेस्टिंग की सहायता से ही 1781 में कोलकाता में पहली मदरसा की स्थापना की गई थी। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए फास्ट चल रहा है इसमें। 1784 में इसी के कार्यकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से? विलियम जोन्स ने किया था। 1774 में एक हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे को बनाया जाता है और 3 अन्य न्यायाधीश उसमें हुआ करते हैं। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसी के कार्यकाल में चार्ल्स विल्किंस ने किया था। तो क्या क्या देखा इसने? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, रिंग फेंस नीति लाया, जो क्लाइव द्वारा लाया गया था आपको द्वैत शासन, उसको 1772 में ख़त्म किया। इसी के कार्यकाल में 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ। 1781 में इसी के कार्यकाल में कोलकाता में मदरसा की स्थापना हुई। इसी के कार्यकाल में 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। 1774 में इसी के कार्यकाल में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते हैं। गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन ने किया था इसी के कार्यकाल में। और कुछ फैक्ट देखिएगा, तो अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा। इसी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था विलियम जोन्स, उसने किया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अब बताइए कि आपको नहीं पता होता कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था, तो क्या आप बता पाते? तो आपका कार्यकाल पता चल गया कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था। इसके बीच में गवर्नर कौन होगा? आपको वारेन हेस्टिंग होगा। अगर द्वितीय मैसूर युद्ध जो हुआ था उसके समय कौन होगा? 1784 से 80 से 84। पहला मैसूर युद्ध कब? 1767 से 69, लेकिन दूसरा कब? आपको 1780 से 84, और फिर मैंगलोर की संधि होती है, इस समय भी वही था। और प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था 1775 से 82, यानी कि फिर रिपीट हो चुका है। उस समय एक संधि होती है अंतिम में 82 में, सालबाई की संधि। एग्जाम में पूछा है सालबाई की संधि कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है सालबाई की संधि हुई थी आपको 1782 में। किस युद्ध के समय? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय। गवर्नर कौन होगा उस समय? बंगाल का गवर्नर जनरल। 1782 में कौन हो सकता है? जब कार्यकाल वारेन हेस्टिंग का 74 से लेकर 84 है, 85, तो इसी के बीच में ही 82 आता है ना, तो ये होगा। इसके अलावा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1784 में क्या हुआ था? मैंगलोर की संधि हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि पिट्स इंडिया एक्ट पॉलिटी में पढ़ाया था, इस समय भी वही था 1784 में। अब इसकी खास बात क्या है कि पूछता है कि कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसमें महाभियोग चलाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में ही इसको इंग्लैंड भेजा जाता है और इसमें महाभियोग का मुकदमा चलाया जाता है। तो पूछा जाएगा कि महाभियोग का मुकदमा किस पे चला था, तो गवर्नर जनरल कौन था? आपका वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, चलिए अगले गवर्नर पे चलते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल याद रखिएगा 86 लेकर 1786 से 1793 था, और फिर दोबारा 1805 में एक बार थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन ये कार्यकाल में ज़्यादा काम किया है। तो कॉर्नवालिस किसके बाद भाई? 1774 से 85 तक वारेन हेस्टिंग, 86 से 93 तक कॉर्नवालिस। और इसके समय क्या क्या काम हुए? न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है, यानी कि भारत में जुडिशरी जो है इसकी शुरुआत कॉर्नवालिस से ही मानी जाती है। पुलिस सेवा, सिविल सेवा, सबकी शुरुआत, यानी कि सिविल सेवा की शुरुआत, पुलिस सेवा की शुरुआत, न्यायिक सेवा की शुरुआत सब किसने किया? कॉर्नवालिस ने किया। इसने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, और इसी के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84, और तीसरा 1790 से 92, और चौथा 1799। बार बार बोल रहा हूँ कि आपको चीज़ें थोड़ा सा याद होती रहे कि आप कन्फ्यूज़ नहीं करिएगा। ठीक है, इसका कब्र पूछता है कि इसको मरने के बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में क्या है इसका कब्र है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, तो ये सब सारे फैक्ट को आपको थोड़ा सा गौर करना है। इसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में क्या जानते हैं आप? ये क्या था? इसका कार्यकाल क्या था? 1798 से लेके 1805 क्या है इसका कार्यकाल था। इसके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें होती है, थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं। सहायक संधि में क्या था कि ये क्या करता था? अपनी सेना देता था भारतीय राज्यों को, और सेना का पैसा उन्हीं से लेगा, लेकिन उनको संरक्षण प्रदान करेगा, और उनके बदले में उनका अधिकार, उनसे पैसा भी लेगा, उन पर अधिकार भी जताएगा। इसको कहा जाता था सहायक संधि। किसने लाया? वेलेस्ली ने लाया। लेकिन एक्चुअली सहायक संधि जो था वेलेस्ली से पहले डुप्ले ला चुका था। तो सवाल पूछा जाता है कि एक्चुअली सहायक संधि सबसे पहले किसने लाया? तो डुप्ले ने लाया। लेकिन वेलेस्ली की सहायक संधि 1798 से 1805 तक चलती है इसके कार्यकाल में। चलिए अगले इसके बारे में जानते हैं क्या क्या काम किया था।
अब सहायक संधि के अंतर्गत जिन जिन राज्यों को इसने अपने में मिलाया उससे सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाता है सहायक संधि के तहत आपको वेलेस्ली ने सबसे पहले किसको मिलाया था, तो हैदराबाद को 1798 में, मैसूर तंजौर को 1799 में, अवध को 1801 में, मराठा को पेशवा को 1802 में और बरार भोसले को 1803 में, सिंधिया को 1804 में। हैदराबाद को 1798 में तो पूछा जाएगा पहला राज्य कौन था, हैदराबादी था, जिसको वेलेस्ली के सहायक संधि द्वारा इसको आप क्या किया गया था, मिला लिया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हैदराबाद 1798, मैसूर तंजौर क्या होगा 1799, अवध 1801, मराठा पेशवा 1802 और 1802 में ही मराठा पेशवा और किसके बीच में, बाजीराव सेकंड मराठा पेशवा और अंग्रेजों के बीच में बशीन की संधि होती है, ध्यान रखिएगा। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। सवाल पूछ सकता है कि किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो कौन था भाई, इंदौर के होलकर लोग सहायक संधि स्वीकार नहीं किए थे। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध पहले बता चुका 1799 में हुआ था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी इसी के समय होती है, किसके समय, आपको वेलेस्ली के समय 1800 में। एक इसलिए किया जाता है कि भारत में अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए। तो ध्यान रखिएगा 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है और 1802 में बसीन की संधि होती है अंग्रेजों में और बाजीराव सेकंड में मराठाओं के बीच में। यहाँ देखे होंगे मराठा ये थे। स्वयं को ये बंगाल का शेर कहता था, स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, इसको भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप लोग। इसके बाद सर जॉर्ज बार्लो था, इसके बारे में बस एक ही बात है कि 1807 से लेकर 13 तक रहा और इसी के समय 1806 में वेलोर का विद्रोह हुआ था, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मिंटो के बारे में बस कार्यकाल लिख दिया हूँ क्योंकि क्रम बना रहे। 7 से 13 तक बार्लो था, मिंटो 1807 से लेकर 13 तक था। ये लॉर्ड मिंटो प्रथम था, आगे द्वितीय भी आएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लॉर्ड हेस्टिंग के समय क्या हुआ था, ये आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था क्योंकि इसका कार्यकाल 1813 से 23 तक था और इसी के बीच में 1814 से लेकर 16 तक आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। उस समय सुगोली की संधि हुई थी मार्च 1816 में। उस समय नेपाल के राजा हरि सिंह हुआ करते थे। और ये प्रश्न तो इतना इंपॉर्टेंट है कि 50 बार पूछा एग्जाम में कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करता है, तो लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग। और मराठों का शक्ति का इसी समय अंत होता है, इसीलिए पूछता है कि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, पहला कब 1775 में, दूसरा कब 1802-3 के आसपास और तीसरा 1817-18 में, और इसी समय मराठा समाप्त हो जाते हैं। तो याद रखिएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन होता है, लॉर्ड हेस्टिंग हुआ करता है। और टेंडेंसी एक्ट या फिर कस्तकारी अधिनियम 1822 में जब पारित किया जाता है तो लॉर्ड हेस्टिंग, यानी कि आंग्ल नेपाल युद्ध इसी के समय 1814 से 16, संगोली की संधि 1816 में इसी के समय मार्च 1816 में, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में इसी के समय टेंडेंसी एक्ट या फिर कस्तकारी अधिनियम इसी के समय पारित किया जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड एम्स्टर्डम के बारे में जानिएगा। 1823 से लेकर 1828 इसका कार्यकाल है और इसी के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 तक, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में और तृतीय 1885 में, सब याद करवा दे रहा हूँ। और इसी युद्ध के समय अंत में यांडूम की संधि हुई थी 1826 में, और एम्स्टर्डम के समय ही आपको क्या हुआ था, 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, VBI, यहाँ से हर एग्जाम में सवाल आते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था भारत में सामाजिक सुधार के लिए जाना जाता है, यानी कि बहुत सारी प्रथाओं को इसने अंत किया जो कि क्या थे, रूढ़िवादी प्रथा थे, जैसे कि सती प्रथा वगैरह। ये गवर्नर भारत का पहली बार गवर्नर जनरल भारत का बन के आता है। तो पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत, 1833 के एक्ट के तहत। अगर पूछे कि बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन, क्लाइव। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन, आपको वारेन हेस्टिंग। भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का वायसराय प्रथम कौन, कैनिंग। इसने 2 राज्यों को अपने में मिला लिया कुशासन के आरोप पे, एक मैसूर को, दूसरा कुर्ग को। कुर्ग को कुचर भी कहा जाता है। 1831 याद रखिएगा, मैसूर इंपॉर्टेंट है कुशासन के आधार पर। 1829 में इसने सती प्रथा को समाप्त कर दिया, किसके सहयोग से, राजा राम मोहन राय इसमें शामिल थे धारा 17 के तहत। तो पूछेगा सती प्रथा जब खत्म हुआ था तो उस समय गवर्नर कौन हो सकता है भाई, 1828 से 35 है तो 29 इसी के बीच में आएगा ना, तो यही था। कर्नल श्रीमन की सहायता से 1830 में क्या करता है, ठगी प्रथा का अंत करता है। ये भी सवाल पूछा गया है कि ठगी प्रथा का जब अंत हुआ तो भारत में गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लेकिन अंत किसने किया, स्लीमन ने किया था, ये ध्यान रखिएगा 1830 में। इसी के समय मैकाले घोषणा पत्र या अनुशंसा आता है 1835 में, पहले पढ़ा चुका हूँ, और इसी के तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बन पाता है। ठीक है, और इसने बहुत सारे भारत में क्या किया है, उदारवादी कार्य किया है। चलिए अब इसमें देखिएगा क्या आपने कि चार्टर्ड एक्ट आया, भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया ये। उसके बाद से मैसूर, इसी में आपको
कुशासन के आरोप पे लाया। सती प्रथा का अंत किया राजा राम मोहन राय के सहयोग से 17 एक्ट के तहत। कर्नल सुलेमान के सहयोग से ठगी प्रथा का अंत किया। मैकाले घोषणा के पत्र के अनुसार ये भारत में माध्यम अंग्रेजी शिक्षा का बनाया और भारत में बहुत सारे उदारवादी इसने कार्य किए। चार्ल्स मैकॉफ का शासनकाल देखिएगा 1835 से 36। ये प्रेस पर नियंत्रण हटा दिया, इसीलिए भारत का प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पूछा जाएगा कि भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैकॉफ को कहा जाता है। ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 42 तक। इसके समय एक ही काम होता है आपको, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से लेकर 42 तक। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 42 तक। लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1836 से 42 के बीच में। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल 1842 से 44 था। इसके बाद ये आता है। एलनबरो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंध का विलय किया था। तो पूछेगा सिंध का विलय जब हुआ था गवर्नर कौन था भाई? एलनबरो था। और किसके सहयोग से? नेपियर ने इसका विलय किया था। गवर्नर भले सिंध का एलनबरो था, लेकिन नेपियर ने इसका विलय किया था और उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। पूछा है, अभी पीपीएससी में खूब सवाल पूछता है यहाँ से। ये दास प्रथा का उन्मूलन करता है एक्ट 5 के तहत। और रविवार की छुट्टी 1843 से एलनबरो के समय से शुरू होती है। क्या आप कंक्लूजन निकाले? सिंध का विलय करता है 1843 में, नेपियर करता है, गवर्नर कौन होता है आपका? गवर्नर जनरल एलनबरो रहता है। दास प्रथा का अंत करता है 1800 एक्ट 5 के तहत। रविवार की छुट्टी स्टार्ट करता है यही 1843 में। लॉर्ड हार्डिंग को देखिएगा 1844 से 48। बस याद रखिएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 46 तक, इसी के समय लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। याद रखिए दूसरा आंग्ल सिख युद्ध भाई कब हुआ था? 1848 से 49। बार बार बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय कार्यकाल देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डलहौजी 1848 से लेकर 56 में। इसका उपनाम पूछा जाता है क्या है? जेम्स एंड्रूज रैमजे। तो पूछेगा डलहौजी का उपनाम क्या है? जेम्स एंड्रूज रैमजे क्या है इसका उपनाम है। इसी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49 तक। पहला कब हुआ? हार्डिंग के टाइम पे 1845 से 46 के बीच में। और दूसरा कब हुआ? 1848 से 49 डलहौजी के। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी होता है 1852 में इसी कार्यकाल में। और सिक्किम का इसने विलय भी कर दिया 1850 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक इनाम कमीशन का गठन किया 1852 में, ठीक है। इनाम कमीशन देख लीजिए, इनाम कमीशन का गठन किया 1852 में। यहाँ से खूब सवाल इसके पूछे जाते हैं। इसने क्या किया? 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल चलाया। तो पूछा किसके समय पहली बार रेल चलाई गई? डलहौजी के समय। 16 अप्रैल 1853 को कहाँ से? मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की रेल थी। कंपनी का नाम था इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया 1854 में। लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई 1854 में। चार्ल्स वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित नीति थी 1854 में लाया गया। इसी के तहत मद्रास, कोलकाता और आपको मद्रास, कोलकाता और मुंबई में 3 विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किए गए थे। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। पहली बार तार सेवा बिजली से संचालित शुरू की गई 1853 में कोलकाता से आगरा तक। किसी कार्यकाल में शिमला से राजधानी जो है ग्रीष्मकालीन बनाया, शिमला को राजधानी। इसी ने नरबली प्रथा को अंत किया। ये तो जो रहा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला सेक्शन है, इस पर फोकस करिएगा। इसका एक सिद्धांत था जिसको व्यक्तिगत सिद्धांत कहता था, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यानी कि जिस राजा के बेटे नहीं है या संतान नहीं है, उनको शासन को अपने में विलय कर लेता था ये। तो इसके तहत पूछा जाता है किसको कब किया गया, ये मैचिंग के लिए भी आता है, खूब इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा। सतारा को 1848 में, जैतपुर संबलपुर को 1849 में, बघात को 1850 में, जो उदयपुर को 1852 में, झांसी को 53 में, नागपुर को 54 में और करौली को 55 में। तो याद रखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सब पहला राज्य कौन था ये पूछा जाता है। 1848 में सतारा, जैतपुर संबलपुर 49 में, बघात 50 में, उदयपुर 52 में, झांसी 53 में, नागपुर 54 में और करौली 1855 में। इसके बाद आते हैं कि इसी ने 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा के इसको क्या कर दिया, अपने में विलय कर लिया। और उस समय उसका नवाब कौन था? नवाब वाजिद अली शाह था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या होता है? भारत का प्रथम वायसराय बनता है 1858 अधिनियम के तहत। 1857 का विद्रोह होता है। इसका कार्यकाल 1856 से लेकर 62 तक है। इसी के समय 1861 का उच्च न्यायालय अधिनियम आया और 1862 में कोलकाता, मद्रास और मुंबई में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। 1861 के एक्ट में पिछले वीडियो में सारा ये सब किया गया है। पीछे के वीडियो जितने आए हैं मेरे, जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिएगा। इसके बाद से MCQ सेशन आएंगे, सब लोग देखिएगा उसको भी। इसका MCQ एक अलग आएगा, ठीक है। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया। और पहली बार 1857 में
पहली बार एक शादी कराई जाती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर खुद शादी करते हैं इसी एक्ट के तहत। तो पूछेगा कि विधवाओं की दोबारा शादी कब से होने लगी, तो लॉर्ड कैनिंग के समय से। भारत शासन अधिनियम आया इसी के कार्यकाल में 1858 में। और शासन कहाँ चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास शासन चला गया कंपनी के से छीन कर। लॉर्ड लॉरेंस जो था 1864 से 69 था। बस इसके बारे में याद रखिए कि किसने अफगानिस्तान में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, यानी कि उच्चतम निष्क्रियता सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब यहाँ से आपका और इम्पोर्टेंट हो जाता है मेयो से। लॉर्ड मेयो आया था 1869 से 72 के बीच में। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया था। 1872 में कृषि विभाग बनाया और 1872 में पहली बार भारत में जनगणना। तो पूछेगा कि भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत किसने किया था, लॉर्ड मेयो ने किया था। लेकिन नियमित जनगणना जो है 1881 में रिपन स्टार्ट करता है। इससे ये भी सवाल पूछा गया पीसीएस में कि इसको कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जिसको उसके कार्यकाल में ही मार दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि इसके कार्यकाल में ही शेर अली अफरीदी एक पहले से क्या था, ये अपराधी ही था जो भाग कर आया था जेल से। ये चाकू मार के अंडमान निकोबार में इसकी हत्या कर देता है। ये पहला गवर्नर जनरल बना जिसको पहली बार कार्यकाल में ही मार दिया गया। तो यहाँ सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड लिटन को देखिएगा तो लॉर्ड लिटन से क्या क्या सवाल आते हैं कि इसका कार्यकाल मेयो का 72 से 76, लिटन का 76 से 80 और रिपन का 80 से 84। लिटन के बारे में क्या था, ये उपन्यासकार था, निबंध लेखक था या साहित्यकार था, इसीलिए इसे ओवर मेडिथिन कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि किस गवर्नर जनरल को ओवर मेडिथिन कहा जाता है, तो कहिएगा लिटन को। क्या था, ये उपन्यासकार था, निबंध लेखक था और साहित्यकार भी था। और ये 2 बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किसने अपनाया या फिर अग्र फॉरवर्ड की नीति किसने अपनाया। वीवीआई क्वेश्चन है ये, किसने, लिटन ने। क्वेश्चन में हर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी थोड़ा सा आपको थ्योरी है तो थोड़ा सा लग रहा होगा बर्डन, लेकिन क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा। अगला सेशन क्वेश्चन वाला सब लोग देखिएगा। 1878 में एक अकाल आयोग की स्थापना की जाती है रिचर्ड एस्टर्ची की अध्यक्षता में। 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में, जिसको मुंह बंद करने वाला कानून कहा जाता है। पहले भी आप पत्रकारिता में पढ़ चुके हैं प्रेस में कि पहली किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, तो लिटन ही लाया था। लिटन का कार्यकाल था 76 से 80, इसका कार्यकाल है 1876 से 80। और इसको ख़त्म कौन करता है, 1882 में रिपन ख़त्म कर देता है। इसको मुंह बंद करने वाला कानून कहा जाता है। पहली बार भारत में आर्म्स एक्ट या फिर शस्त्र अधिनियम इसी के समय आया। और अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो पार्च विद्यालय की स्थापना होती है, लगभग 1875 के आसपास विद्यालय की स्थापना होती है। डेट ये नहीं है, डेट को थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए, रिपन के बारे में, रिपन जो है काफ़ी उदारक माना जाता था और ये उदारवादी था, काफ़ी अच्छा नेचर का था। 1880 से 84। लिटन का कार्यकाल, मेयो का कार्यकाल 72 से 76, लिटन का 76 से 80, रिपन का 1880 से 84। इन सबको ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है तीनों इधर का। 1861-81 से पहली बार नियमित जनगणना स्टार्ट होती है। कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट इसके समय आता है 1881 में। इल्बर्ट बिल पारित किया था 1883 में इसी के कार्यकाल में। इल्बर्ट बिल क्या था कि पहले न्यायाधीश से भेदभाव किए जाते थे कि जो यूरोपीय न्यायाधीश होंगे ना, भारतीय न्यायाधीश जो होंगे केवल भारतीय का मुकदमा सुनेंगे, यूरोपीय लोगों की नहीं। लेकिन इल्बर्ट बिल में क्या किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों के मुकदमा सुन सकते हैं। तो इसीलिए इसका विरोध हो गया। तो इल्बर्ट बिल कब आया, 1883 में आया था। जब क्वेश्चन आएगा तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता, यानी कि जो ग्राम पंचायत देख रहे हो ना, स्थानीय शासन, इसकी शुरुआत रिपन का ही माना जाता है। जब हम लोग मेंस लिखते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि स्थानीय जो स्वशासन है, ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका वगैरह, तो इसका देन रिपन को ही माना जाता है। ये 1882 में इसको शुरू करता है। हंटर कमीशन शिक्षा के बारे में पढ़ा चुका हूँ, 1882 में इसी के समय आया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसको क्या कहता है, भारत का उद्धारक कहता है। समझ में आ गया होगा इनका फैक्ट। नियमित जनगणना, फैक्ट्री एक्ट, इल्बर्ट बिल 83 में, भारतीय स्वशासन का जनक। उसके बाद से हंटर कमीशन 82 में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहते हैं इनको भारत का उद्धारक। चलिए, डफरिन के बारे में जानिए। डफरिन बिल्कुल डफर था। डफरिन कार्यकाल जस्ट इसके बाद 84 से 88 तक। इसके बारे में बस एक खास बात कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो होता है 1885 में, इसी के समय। पहला आंग्ल बर्मा 1824 से 26, दूसरा 1852 में, तीसरा 1885 में। बार बार याद करा रहा हूँ आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 में। सबको पता है, डेट नहीं लिखा हूँ। ये क्या कह रहा है कांग्रेस को, ये सूक्ष्म लोगों की संस्था करके पुकारता है। पहले मैं पढ़ा चुका हूँ इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कि किसने भारतीय को सूक्ष्म लोगों की संस्था करके पुकारा। तो का आंसर होगा आपका कि लॉर्ड डफरिन क्या कहता है, भारतीय को सूक्ष्म लोगों की संस्था करके ये क्या करता है, इसको पुकारता है। और कौन कहता है कि कांग्रेस जो है लड़खड़ा रही है, गिर रही है, हम उसमें मरने में सहयोग करेंगे, तो कर्जन कहता है। बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग।
अगला गवर्नर कौन आता है आपको? एल्गिन आता है। एल्गिन के बारे में क्या क्या खास बात है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। एल्गिन का कार्यकाल क्या है? 1894 से लेकर, इसका कार्यकाल क्या होता है? 1894 से लेकर 99 कार्यकाल है। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही रक्षा की जाएगी, ये किसने कहा था? एल्गिन ने कहा था। यहाँ पर एक छूट गया है कार्यकाल, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे कार्यकाल थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर बीच में कार्यकाल आपका आता है किसका? बीच में कार्यकाल आता है इसका कर्जन का। तो यहाँ कर्जन का कार्यकाल थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि एल्गिन जो है 1894 से 99 तक आता है और इसके बारे में एक ही बात ये वाला इंपॉर्टेंट है। और ग्रीन वाले लाइन जो देख रहे हो ना, यहाँ से किसका कार्यकाल हो जाएगा? यहाँ से कार्यकाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, किसका होगा? कर्जन का। तो कर्जन का कार्यकाल को थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर मिस हो चुका है। तो कर्जन का कार्यकाल क्या होगा मेरे भाई? इसका कार्यकाल लॉर्ड कर्जन का माना जाता है 1899 से लेके 1905 तक, यानी बंगाल विभाजन तक किसका कार्यकाल होता है? इसी का कार्यकाल होता है। मेरे से ही छूट गया है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो जानिए कर्जन का कार्यकाल क्या है? 1899 से 1905 तक। आप इतना नोट कर लीजिए कि यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। इसके समय क्या होती है? कर्जन के समय आपको कांग्रेस अपने पतन की तरफ लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा कि इसको मरते हुए मैं सहायता करूं। तो पूछा जाएगा सूक्ष्म लोगों की संस्था डफरीन कहता है और कांग्रेस को कहता है कि लड़खड़ा रही है और मरने में इसका मैं सहायता करूं। किस कौन कहता है भाई आपको? ये कौन कहता है आपको? कर्जन कहता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 1899 से 1905 इसका कार्यकाल होता है और इसी के समय 1901 में सर कार्टिन स्कॉट मॉरिसन की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की जाती है। 1902 में रेलवे आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में? रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। रेलवे रहस्य रॉबर्टसन। 1902 में पुलिस आयोग बनती है एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में। 1901 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना होती है इसी के कार्यकाल में, इसी में आएगा ना 1899 से 1905 के बीच में। उसके अलावा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है। उसके अलावा 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित होता है और 1901 में इंपीरियल कॉर्प्स एक्ट आता है। बंगाल का विभाजन इसी के समय होता है। कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया है? पूछा है। तो जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी कर्जन की प्रशासन की तुलना किससे किया है? औरंगजेब से, यानी कि काफ़ी खतरनाक इन्होंने माना है। कार्यकाल क्या था? 1899 से 1905 इसका कार्यकाल, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मिंटो के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका कार्यकाल ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मिंटो ये सेकंड था, यहाँ पे लगा लीजिएगा। लॉर्ड मिंटो क्या था? लॉर्ड मिंटो सेकंड था। पहले तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट हो चुका है, ये क्या है? लॉर्ड मिंटो सेकंड है। इसके कार्यकाल में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और सूरत विभाजन हुआ था 1907 में और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, अलग निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। इसी के समय कौन सा एक्ट था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला कौन सा गवर्नर जनरल है? हार्डिंग है। हार्डिंग जो है कब आता है भाई? हार्डिंग आता है 1910 से 16 तक इसका कार्यकाल है, ध्यान रखिएगा। इसके बीच में क्या क्या होता है? जॉर्ज प्रथम जो ब्रिटेन का राजा है उसका 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाता है और उसी समय 1912 में जो हमारी राजधानी है कोलकाता से स्थानांतरित करके कहाँ कर दी जाती है? दिल्ली। तो पूछा जाएगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ या फिर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, उस समय भारत का गवर्नर या फिर वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग था। प्रथम विश्व युद्ध भी इसी के कार्यकाल में हुआ और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑलरेडी पढ़ा चुका इसको मैं, BHU की स्थापना इसी के कार्यकाल में होती है। इसको कुलाधिपति बनाया जाता है और इसका उद्घाटन यही करता है। किसने स्थापना किया? मदन मोहन मालवीय BHU की स्थापना करते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल क्या है? 1916 से लेकर 1921। इसके कार्यकाल में क्या हुआ? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। कमेंट करके बताइएगा कि लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? मजुमदार साहब ने किया था, ठीक है। अंबिका चंद्र, उनको देख लीजिएगा। शिक्षा पर पहली बार शेडलर आएगा 1917 में आता है। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग। तो पूछेगा जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था, पूछा है ये, तो उस समय गवर्नर जनरल वायसराय कौन होता है आपको? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट के समय कौन होता है भाई? चेम्सफोर्ड, ठीक है। आगे चलते थे इसके बारे में। इसी के समय खिलाफत आंदोलन भी होता है 1919 में और इसी के समय असहयोग आंदोलन भी होता है और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध इसी के समय 1919 में होता है। पहला आंग्ल अफगान युद्ध कब होता है भाई? 1839 से लेकर कहाँ तक? 42 तक, ठीक है। तो इनका कार्यकाल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह लॉर्ड रीडिंग के बारे में जानिए कि ये मात्र यहूदी वायसराय था। इसका कार्यकाल क्या था? 1921 से 26 तक यहूदी वायसराय था। इसी के समय केरल में क्या होता है? मोपला विद्रोह होता है 1921 में और इसी के समय 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर के पास होता है, ठीक है। और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से होता है।
लॉर्ड इरविन के बारे में जानते हैं कि क्या क्या इसके बारे में खास बात है। इसका कार्यकाल 1926 से लेकर 31 इसका क्या है कार्यकाल है। फरवरी 1928 में जो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था, इसी के कार्यकाल में। तो पूछेगा साइमन कमीशन का गठन या फिर साइमन कमीशन भारत में किस कार्यकाल में आया था, तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। बस कार्यकाल थोड़ा फोकस करिएगा जो इंपॉर्टेंट है, बस यही तरीका है याद करने का, बाकी सारे घटना को समाहित कर सकते हैं। कार्यकाल याद हो गया कि इरविन का क्या है 1926 से 31, तो इसके बीच में सारा घटना एज्यूम कर सकते हैं। 1930 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा हुआ था। 1928 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन आया था, नेहरू रिपोर्ट आया था, तो आप एज्यूम कर सकते हैं। 1929 में लाहौर अधिवेशन भी हुआ था इसी के समय, और पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे, अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया गया। इसी के चलते हम लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी 1950 को आपको क्या गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और उसी दिन संविधान को क्या किया गया था, लागू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक 1930 इसी के कार्यकाल में हुआ, और गांधी इरविन समझौता जो था 5 मार्च 1931 इसी के कार्यकाल में होता है। इसके अलावा कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में इसी के कार्यकाल में, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था 1930 में इसी के कार्यकाल में, 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में, दूसरा जो हुआ था तीसरा वेलिंगटन के समय, और पहला इसी के कार्यकाल में होता है इरविन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक किसके कार्यकाल में, वेलिंगटन। इसका कार्यकाल क्या है, 1931 से लेकर 1936 था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का याद रखिएगा कि इसका समय क्या है, आपको 12 नवंबर 1924 इसका क्या है समय है, तो इसका थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है। आगे 1932 में सांप्रदायिक पंचायत यानी कि 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत की गई थी। पूना समझौता कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 में, तब क्या था, यही था, वेलिंगटन ही था। 1934 में बिहार में एक भयंकर भूकंप आया था, तब भी गवर्नर जनरल कौन था, वेलिंगटन ही था। लॉर्ड लिंथिंगो के बारे में जानिएगा, तो ये क्या था, 1936 से लेकर 43 तक था। भारत में प्रथम चुनाव जो हुआ था 1937 में, और 6 जगह सरकार बने थे, इसको डिटेल में हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के कार्यकाल में हुआ था। सितंबर 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, लिंथिंगो का ही कार्यकाल होता है, क्योंकि 36 से लेकर 43 इसका कार्यकाल है। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जब की जाती है, तब भी कौन होता है, लिंथिंगो ही क्या था, गवर्नर वाइसराय था। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता जब होती है और पाकिस्तान की मांग की जाती है, मोहम्मद अली जिन्ना था उस समय, तो उस समय भी गवर्नर कौन होता है, वाइसराय लिंथिंगो ही रहता है। अगस्त प्रस्ताव कब आता है, 8 अगस्त 1940 को, तब भी कौन रहता है, लिंथिंगो ही रहता है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, तब भी यही रहता है। भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को यही रहता है। यानी कि कार्यकाल आपको याद रहा तो हर चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि 1936 से 43 में जो कुछ भी हुआ है सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है आपका, लॉर्ड वेवेल। वेवेल के समय क्या हुआ था, 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन हुआ था, और कैबिनेट मिशन जो आया था मई 1946 में, उस समय भी यही हुआ करता है, कौन, वेवेल। आप कमेंट करके बताइए कैबिनेट मिशन के कौन कौन सदस्य थे, आप 3 सदस्यों का नाम कमेंट करके बताइएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो था, ये मार्च 1900 याद रखिएगा महीना भी, मार्च 1947 से लेकर जून 1948 के बीच में रहता है। यानी जब भारत आज़ाद होता है तो ये गवर्नर भारत का वाइसराय वही रहता है। यानी कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन एक योजना लाता है, उसी योजना का नाम माउंटबेटन योजना होता है, और इसी का नाम आगे चल के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है। 18 जुलाई 1947 को इसकी स्वीकृति मिलती है, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। यानी कि एक अधिनियम लाता है माउंटबेटन 3 जून 1947 को, उस अधिनियम को माउंटबेटन योजना कहते हैं, और उसी को कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, क्योंकि आज़ादी का कारण बना हुआ अधिनियम। 18 जुलाई 1947 को पास किया जाता है, और 15 अगस्त 1947 को क्या बन जाता है, भारत आज़ाद हो जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वाइसराय, यानी कि स्वतंत्र भारत का जब आज़ाद हो गया तो पहला गवर्नर कौन होगा, माउंटबेटन ही होगा, और अंतिम वाइसराय, क्योंकि पहला वाइसराय कौन था, कैनिंग, लेकिन वाइसराय का पद खत्म कर दिया जाता है, तो अब कौन हो जाएगा, माउंटबेटन। यानी कि प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वाइसराय क्या था, माउंटबेटन था। वही भारतीय प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारतीय कौन थे, सी राजागोपालाचारी हुआ करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा सेशन, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वीडियो फिर से बड़ा हुआ, लेकिन क्वेश्चन सेशन का क्वेश्चन आंसर का सीरीज आप नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन आंसर का सीरीज या तो आज शाम तक आ जाएगा या फिर आपको कल देखने को मिलेगा।